सब्सिडियरी अलायंस के परिणाम क्या हुए ये भी जानना जरूरी है, और सब्सिडियरी अलायंस किस किस इंडियन स्टेट ने स्वीकार किया ये भी जानना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो लोकल जो स्टेट्स थे, रूलर थे, उनकी जो आर्मी थी, उसके जो सोल्जर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। ये सबसे बड़ा परिणाम था। अभी दूसरा परिणाम यह था कि धीरे धीरे करके so many Indian states lost their independence to British powers। ये तो होना ही था क्योंकि सब्सिडियरी अलायंस के रूल्स ही ऐसे ही थे, नियम ही ऐसे थे कि ये तो होना ही था। अभी सबसे पहला इंडियन स्टेट जिसने सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार किया था वो था निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम 1798 में इन्होंने मराठाओं के साथ में लड़ने के लिए मदद ली थी। किससे? ब्रिटिश पावर से, सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। और भी पावर्स है जिन्होंने सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार किया था। हैदराबाद को हमने पढ़े, मैसूर टीपू जो सुल्तान था इसका देहांत हो गया श्रीरंगपट्टनम में। ये जो था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू की मौत हो गई। उसके बाद में 1799 के बाद मैसूर ने भी सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर लिया। तंजावर इन्होंने भी 1799 में, अवध इन पर इंपोज किया गया। अभी क्या था कि सब्सिडियरी अलायंस का रूल था कि किसी के भी ऊपर इंपोज नहीं किया जाएगा, दबाव नहीं बनाया जाएगा कि आप सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार ही कर लो। बट अवध एकमात्र और पहला ऐसा स्टेट है जिसके ऊपर दबाव बनाया गया कि आपको सब्सिडियरी पावर एक्सेप्ट करनी ही है और उसके रूल आपको स्वीकार करने ही है। अवध था। उसके बाद पेशवा ऑफ मराठा, ये जो तीनों स्टेट्स थे ये मराठा एम्पायर की ही ब्रांचेस थी। पेशवा ने 1802 मतलब एंग्लो मराठा वार, जो दूसरा एंग्लो मराठा वार हुआ था उसके बीच में पेशवा ने भी सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार कर लिया। सिंधिया, जिनको शिंदे के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 1803 में सब्सिडियरी अलायंस स्वीकार कर लिया और गायकवाड़ ने 1803 में ही सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार कर लिया। तो ये ब्रिटिश पावर्स थी। इनके अलावा भी बहुत सारे आगे पावर्स ने सब्सिडियरी अलायंस का स्वीकार कर लिया था, बट ये मेजर है। अभी भारत के पॉलिटिक्स में ब्रिटिशों का यहां पर इंटरफेयर तो शुरू हो गया था, बट क्या था कि एक पॉलिटिकल एरिया कॉन्कर कर लिया था, ज्योग्राफिकल एरिया कॉन्कर कर लिया था। ये जो एरिया है इसका नियमन करना जरूरी था। यहां के जो ब्रिटिश अधिकारी थे, लोग थे, इनके लिए कुछ कायदे कानून बनाना जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, एक पहला एक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1773, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग मींस अधिनियम, नियमन। अभी नियमन मतलब क्या होता है कि कुछ रूल बना के दिए कि आपको हाँ इस बॉर्डर के तहत, इन नियमों के तहत यहां पर राज करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि भारत में करप्शन बढ़ गया था, वो किसके द्वारा होता था? तो ब्रिटिश के अधिकारी ही थे। यहां पर 3 प्रेसिडेंसी में 3 अलग अलग प्रेसिडेंट थे, बट सबसे ऊपर में कौन रहेगा ये भी बात डिक्लेयर नहीं थी, क्योंकि उसका परिणाम ये था कि निर्णय लेने में बहुत देरी होती थी और कौन किसका निर्णय अंतिम रहेगा ये भी डिसाइड नहीं हो पाता था। तो इसी के लिए ये चार्टर एक्ट बनाया गया। अभी इसके तहत क्या होता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे 4 मेंबर्स की काउंसिल बनाई जाती है। अभी ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? जैसे मैंने कहा था कि 3 प्रेसिडेंसीज में सबसे ऊपर कौन रहेगा? तो बंगाल का गवर्नर, उसका नियमन, उसका निर्णय अंतिम रहेगा और उसके नीचे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहेंगे उसकी हेल्प के लिए। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी ये नाम याद रखना है, कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी इसके बाद में क्या होता है कि इसी कानून के तहत उसका निर्णय अंतिम ठहराया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट में की भी भारत में स्थापना की गई इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1774 में
कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई और उसके तहत एक चीफ जस्टिस और उनके नीचे 3 अदर जजेस रहेंगे, 4 जजेस रहेंगे, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट में एक जज रहेंगे और चीफ जस्टिस रहेंगे और उनके नीचे 3 जजेस रहेंगे। तो क्या होता है कि यहां पे हमें भारत में सबसे पहले कायदा इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखता है, कुछ लॉ इंट्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। कहां से? 1773 से ही। तो अभी यहां पर आपको दिखता है कि प्राइवेट ट्रेड और कोई भी तरीके से गिफ्ट या फिर प्रेजेंट जिसके द्वारा करप्शन फैल सकता है, वो सभी पर यहां पर प्रोहिबिशन लाया गया। तो ये जो था, ये था पहला चार्टर एक्ट। इसके ये कुछ फीचर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर आपको पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स है जो 1773 के एक्ट्स को बिलोंग नहीं करती। तो आपको पूरे फीचर्स याद रहने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पीरियड में स्टेटमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टेटमेंट्स के आधार पर ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरा जो मैं यहां पर लिख के स्लाइड में जो लिखा होता है, जो मैं बोलता हूं, वो सारा का सारा आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपकी हिस्ट्री की पढ़ाई होगी। अभी दूसरा चार्टर एक्ट आता है 1793 में। अभी क्या होता है कि करप्शन तो फैल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ ऊपर कर्ज का भी बोझ बढ़ता जाता है। इतना करप्शन हुआ था कि खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को पार्लियामेंट के तरफ, मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, उनसे कर्ज की मांग करनी पड़ी थी। उसका ही परिणाम था हमारा चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके तहत क्या किया गया कि पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नजर रखना शुरू कर दिया, और जब तक पार्लियामेंट का विश्वास है ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर पाएगी, ऐसा भी नियम बनाया गया था। अभी क्या होता है कि 1793 ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको एक नियम बनाया गया कि पार्लियामेंट का जब तक विश्वास है तब तक आप राज कर पाओगे, और हर 20 साल बाद पार्लियामेंट निर्णय लेगी कि आगे के 20 साल यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करेगी या नहीं करेगी। ये सब कौन डिसाइड करेगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अभी यहां से हमें हर 20 साल बाद ऐसे चार्टर एक्ट्स दिखाई देते हैं। अभी 1993 का जो चार्टर एक्ट आया था, इसके कुछ फीचर्स है। जैसे मैंने कहा था कि यही से कानून बन गया था कि हर 20 साल बाद चार्टर एक्ट रिन्यू होगा। अभी गवर्नेंस ऑफ गवर्नर जनरल इंक्रीज ओवर, मतलब गवर्नर जनरल के जो पावर्स थे मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंट्स के ऊपर, वो जो अधिकार थे उसके और बढ़ाए गए। अभी ये जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और रेगुलेटिंग कोड, जैसे भारत में आज इंडियन पिनल कोड के तहत क्या गलत है क्या सही है ये हम जानते हैं, उसी के आधार पर हमारा न्याय होता है। ये जो इंडियन पिनल कोड है, इसका बेस कहां से है? तो ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से। तो ये रेगुलर कोड में वहीं से हमें पता चलता है कि भारत में पिनल कोड की शुरुआत कैसे हुई थी और लोगों ने कैसा बिहेव करना चाहिए। ये सारी चीजें इस कोड के तहत भारत में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये बात याद रखनी है, इंडियन पिनल कोड की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है 1793 चार्टर एक्ट्स के। अभी 1813 का चार्टर एक्ट आया। याद रखो, भारत में आज जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह देखते हैं, एक संविधानिक राज्य हम देखते हैं चला, जिसको मराठी में कायद्याचे राज्य असं म्हणतात। तो ये जो राज है, इसका पूरा बेस जो है ये इन्हीं चार्टर एक्ट से शुरू होता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारा बना है, ये इसी सभी चार्टर एक्ट्स का परिणाम है।
इसी में से एक प्रेरणा लेके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो आपको ये तो याद रखनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के समय में मैं आप सभी को इसकी एक बार याद दिला दूंगा। तो ये जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत क्या होता है कि इसके फीचर्स हम जानते हैं। अभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको स्वतंत्र रहने का अधिकार था, जो क्या करना है वो आप भारत में कर सकते थे। बट 1813 चार्टर एक्ट के तहत क्या होता है कि इनका जो व्यापार था भारत में, ये सारी चीजों का व्यापार होता था और ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई दूसरा व्यापारी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता था। अभी ब्रिटेन में जो व्यापारी थे, उनके मन में जलसी पैदा होती थी कि भारत का किफायतशीर व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को करने को मिल रहा है। तो वो उधर के व्यापारी क्या करते थे, पार्लियामेंट पर दबाव बनाते थे कि हमें भी व्यापार की परमिशन दो। तो अभी क्या होता है कि इसी एक्ट के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार के नियम है उनको डिक्रीज किया गया। तो सिर्फ चाय और चीन के साथ का व्यापार, इन्हीं के ऊपर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार रहे। बाकी जो व्यापार था वो सारे सारे ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उनके लिए सारा का सारा व्यापार खुला कर दिया, एक्सेप्ट किसके, चाय का व्यापार और चीन इस कंट्री के साथ चलने वाला व्यापार। इन्हीं पर किसका अधिकार रह गया, तो वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये नियमन, ये अधिकार, ये कायदा कब बना, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अभी क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रोविजन की जाती है, किस बात के लिए, भारत में एजुकेशन सिस्टम लाने के लिए। भारत के पास भी यहाँ का एक नॉलेज का सिस्टम है, यहाँ पर भी नॉलेज है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का जो लिटरेचर है, इसका अभ्यास करने के लिए, यहाँ पे जो साइंस है, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, इसका अभ्यास करने के लिए 1 लाख रुपीस की प्रोविजन की गई। और ये जो पैसे है पूरे तरीके से इंडिया के लिटरेचर और साइंस का जो ज्ञान है, इसको डेवलप करने के लिए, इसको आगे लाने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए ये 1 लाख रुपए खर्च करने की तरतूद की गई। किस एक्ट के तहत, वो 1813 का चार्टर एक्ट है। तो और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत में क्रिश्चियन मिशनरी इसी चार्टर एक्ट के तहत आई। क्रिश्चियन मिशनरीज के बहुत सारे स्कूल आज भी हमें भारत में दिखते हैं। बट ये कब आना शुरू हो गए भारत में, तो यहां चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत ही। तो भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना ये एक इनका उद्देश्य था। कब आए थे भारत में, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। अभी 1833 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, गवर्नर जनरल इन बंगाल, ये जो थे, ये तो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। अभी इस चार्टर एक्ट के तहत वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए, उनके ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ गई। क्योंकि क्या होता है, 1818 में मराठा जो मोस्ट पावरफुल पावर इन इंडियन स्टेट्स में थी, इंडिया के स्टेट्स में सबसे बड़ी पावर कौन सी थी, मराठाओं की पावर, और वो पावर हार गए थे 1818 में। तो क्या होता है कि एक लार्जर एरिया कॉन्क्वेस्ट होता है, किसके अंडर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। अभी क्या होता है कि ये जो पूरा एरिया है, इसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो इसी के लिए यहां पर हमें दिखता है कि ये जिम्मेदारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर आती है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से लेके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये कानून कब बना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही भारत में सती
बंदी का कायदा लागू किया था। अभी ये जो सुधारणाएं थे, ये जो रिफॉर्म्स थे जो ब्रिटिशर्स ने लाए थे भारत में, इनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का सेटलमेंट समझ लेते हैं। अभी 1853 ये लास्ट चार्टर एक्ट है। इसके बाद में क्या होता है कि रिवॉल्ट होता है भारत में 1857 का, और यहां से पता चलता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अनुमान लगा लेती कि ऐसे रिवॉल्ट्स अगर इंडिया में होते रहे तो इंडिया ज्यादा दिन तक हमारे हाथ में नहीं रहेगा। और ये रिवॉल्ट्स का कारण क्या था? तो वो था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहार। और जैसे मैंने कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी तभी तक व्यापार कर पाएगी जब तक पार्लियामेंट का उन पर विश्वास है। तो क्या होता है 1853 के बाद, जैसे ही रिवॉल्ट होता है 1857 का, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यह निर्णय लेती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आज से भारत में राज खत्म, और भारत में राज किसका शुरू होगा? तो होगा ब्रिटिश क्राउन। मतलब ब्रिटेन की जो राजा है या रानी है, इनका अधिकार रहेगा डायरेक्टली भारत पर। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म होगा। तो ये जो है चार्टर एक्ट लास्ट का चार्टर एक्ट था। अभी इसके तहत क्या होता है कि एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल को हेल्प करने के लिए जो काउंसिल बनी थी 4 मेंबर की, उसमें और 6 मेंबर्स को ऐड किया गया। अभी ये जो है, यही एक पॉइंट यहां पर हमें याद रखना है इस चार्टर एक्ट में। अभी आगे क्या होता है कि वो भी हम जान लेंगे। द सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस बाय दिस चार्टर एक्ट। मतलब आज हम जो यूपीएससी की एग्जामिनेशन को हम जानते हैं, उनको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, आईसीएस। अभी आज जिसको हम आईएएस कहते हैं, उसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था उस समय में। और इसके तहत क्या होता है कि भारत में जो प्रतिभावान लोग हैं, वो अगर आईसीएस की एग्जामिनेशन पास करते हैं, तो उस एग्जामिनेशन में पास होने वाले व्यक्तियों को ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर कंपनी का जो गवर्नमेंट है, वो यहां पर नौकरी देगा। मतलब नौकरशाही सिस्टम में भारतीयों का यहां से चयन होने लग गया था। कौन से एक्ट से? 1853 के एक्ट से। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही बात अभी यहां पर ध्यान में रखने लायक है। अभी क्या होता है दोस्तों, ये एडमिनिस्ट्रेशन की सेटलमेंट्स थी, बट इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो था, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है देश चलाने के लिए। अभी कंपनी का शासन चलाना है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट ही था। तो रेवेन्यू में भारत में कुछ सुधार लाए गए, और जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। ये कब लागू किया गया था? तो 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। अभी इसने जो नया सिस्टम यहां पर लागू किया था, उसमें क्या फीचर्स थे वो हम जानते हैं। भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी में जमींदारी सिस्टम था। अभी जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि उस समय में बहुत सारे मतलब फेमिन्स यहां पर होते थे, जिसको हम अकाल कहते हैं। तो अकालों में क्या होता था कि आमदनी या फिर रेवेन्यू कभी बढ़ता था तो कभी घटता था। ऐसा डिफ्लेक्ट मैनर में रेवेन्यू कलेक्ट होता था। अभी ये परमानेंट सेटलमेंट के तहत क्या होता है, एक जमींदार है, इसके अंडर समझो 1000 एकड़ की जमीन है, और उस 1000 जमीन का उसको टैक्स हर साल पे करना पड़ता है। अभी उस जमींदार ने मुझे एक फिक्स वैल्यू बताई कि हाँ, इस 1000 एकड़ की जमीन का मैं हर साल आपको 10 लाख रुपए टैक्स दूंगा। कितना? 10 लाख रुपए। कितने जमीन का? 1000 एकड़ का। अगर कोई दूसरा जमींदार कहता है कि अगर उसी 1000 जमीन का मैं आपको 11 लाख रुपए टैक्स दूंगा, तो सबसे ज्यादा जो जमींदार टैक्स देगा
उसके तरफ वो जमींदारी का अधिकार सौंप दिया जाता था। अभी क्या होता है कि अकाल पड़े, लोग मरे, कोई मालूम नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई लेन देन नहीं, बट नियम के तहत जमींदार को हर साल उस डेट पर जितनी रकम उस 1000 जमीन की वो देने वाला था वो पूरी की पूरी देनी पड़ेगी। वो क्या करता है क्या नहीं करता उसका ब्रिटिशों को कोई लेन देन नहीं था। अभी ऐसा था ये परमानेंट सेटलमेंट। इसके तहत क्या होता है कि भारत के किसानों की बहुत ही बदतर हालत हो गई, क्योंकि अकाल पड़ते थे, लोगों के पास पैसे नहीं थे, और जमींदारी अगर चाहिए तो जमींदार सबसे ऊंची बोली लगाता था, और सबसे ऊंची बोली लगाने वाला ही जमींदार बन सकता था। तो ये था परमानेंट सेटलमेंट। ये किस एरिया में इंट्रोड्यूस हो गया था? तो ये था बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। अभी बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा भी और प्रेसिडेंसीज थी जहां पर हमें रैयतवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई दिखाई देती है। अभी इसका क्या था? तो जैसे मैंने कहा था कि परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। रैयतवारी सेटलमेंट जो है वो सर थॉमस मुनरो इन्होंने 1820 में इंट्रोड्यूस किया था, और महालवारी सिस्टम जो है वो हॉल्ट मैकेंजी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अभी कहां पर इंट्रोड्यूस किया था ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा। परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। रैयतवारी ये जो सिस्टम है ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी साउथ इंडिया का जो एरिया है यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, और हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महालवारी जो सिस्टम है वो नॉर्थ इंडिया मतलब सेंट्रल इंडिया, उस समय का सेंट्रल इंडिया के एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अभी जैसे परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स थे वैसे भी रैयतवारी और महालवारी के भी कुछ फीचर्स थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सिस्टम और महालवारी सिस्टम ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ये नाम है। किस एरिया में इंट्रोड्यूस किया, ये एरिया है, और कौन टैक्स कलेक्ट करता था। जैसे परमानेंट सेटलमेंट में कहा था कि यहां पर जमींदार टैक्स कलेक्ट करेंगे, अभी रैयतवारी सिस्टम में क्या डायरेक्ट कंपनी टैक्स कलेक्ट करेगी, बीच में जमींदार नहीं, कुछ नहीं, सीधा जो जमीन कसने वाला पीजेंट है, शेतकरी है, तो उसके साथ, किसान के साथ सीधे कॉन्टैक्ट्स होती थी कंपनी के, और कंपनी ही रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। यहां पर महालवारी सिस्टम में क्या होता है, विलेज का जो हेडमैन है, विलेज का हेडमैन क्या करता था कि वही पूरे गांव का जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट करता था, और पूरा का पूरा कलेक्शन कंपनी को दे देता था। तो ये था हमारा टैक्स कलेक्शन का सिस्टम। अभी यहां पर जो था लैंड ओनर कौन थे पहले परमानेंट सेटलमेंट में, जमींदार, रैयतवारी सिस्टम में फार्मर्स थे, और यहां पर भी लैंड ओनर्स ही थे, मतलब ये भी छोटे छोटे टीनेंट्स ही थे जो गांव में उनकी खुद की जमीन थी, और जमींदार उन गांव का जो हेड था वो उनका रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी को सौंप देता था। अभी ये जो तीनों सिस्टम है, ये तीनों सिस्टम अलग अलग व्यक्तियों द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है और अलग अलग एरिया में इंट्रोड्यूस की गई है। ये आपको याद रखना है। इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडिया की एग्जामिनेशन में कि परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था और कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था, रैयतवारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था और किस एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, और महालवारी सिस्टम उसी के आधार पर, इसके भी आधार पर वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज के लेक्चर में आपने क्या पढ़े, तो ब्रिटिश के साथ पूरे यूरोपियन पावर भारत में कैसे आए बराबर, और कब आए, उनकी फर्स्ट सेटलमेंट कौन कौन से एरिया में हुई, ये भी हमने जाने। अभी भारत में यूरोपियन पावर्स या फिर ब्रिटिश पावर की स्थापना कैसे हुई और किसने की, तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। और मेन बैटल्स कौन सी थी, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सार, किस किस के बीच में है ये याद रखना है। इलाहाबाद ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलाहाबाद ट्रीटी। उसके बाद सब्सिडियरी अलायंस क्या है ये भी हमने जाना, बराबर है। उसके बाद चार्टर एक्ट्स हमने पढ़े, कौन कौन से चार्टर एक्ट्स में क्या क्या फीचर्स थे ये मैंने आपको बताए हैं।
एक एक फीचर्स को आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ पर आपको एक वर्ड में आंसर नहीं पूछा जाएगा, स्टेटमेंट्स पूछे जाएंगे। करके मैं आपको इतना सारा बताया और इतने सारे आपको इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, तो स्टेटमेंट्स आपके बनेंगे और कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या फिर कौन सी इससे रिलेटेड नहीं है, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी चार्टर एक्ट के बाद हम आते हैं सेटलमेंट्स, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट। तो क्या होता है कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है, ये कहां पर इंट्रोड्यूस की है, रैयतवारी कहां पर है और महलवारी कहां पर है, किसने की है, किस एरिया में है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हमने आज का जो ब्रिटिश पावर्स का जो भारत में जो फाउंडेशन था, उसके बारे में हमने जानकारी ली है। आगे में हम ये पढ़ेंगे कि ये फाउंडेशन के पीरियड में ही ब्रिटिशों ने भारत में कुछ नए कानून लाए, जिसके तहत भारत में उन्होंने सांस्कृतिक हस्तक्षेप किया, शैक्षणिक हस्तक्षेप किया, राजकीय पॉलिटिक्स का इंटरफेयर तो हो ही गया था, सोशल इंटरफेयर किया, और उसके इंटरफेरेंस के तहत उन्होंने कुछ नई सुधारणाएं यहाँ की सोसाइटी में लाने की सोची। उसके बारे में भी हम आगे आने वाले लेक्चर में जानेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा कि 1857 का रिवॉल्ट, इसके भी कारण क्या रहे थे, उसके परिणाम क्या थे, वो क्यों फेल हुआ, ये भी हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।